पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? Recent figures indicate that the Muslim population in Britain has continued to grow. बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए। Border Security Force, that is the BSF, deported 19 illegal immigrants from the state. इसमें तो संख्या कन्वर्जन से भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन से भी बढ़ेगी, इन्फिल्ट्रेशन से भी बढ़ेगी। And they said, what we're going to do, we're going to build a spine from the top to bottom of the island of England. And once that's strong, we're going to start building ribs. And then we choke the country. 397 acres of land that is encroached by illegal migrants of the Muslim community in Nagaon district. ग्रेटर मियां लैंड का इन लोगों ने बांग्लादेश के साथ मिलाकर शायद सपना सोच रखा है। अधिकतर देशों में जो बहुसंख्यक आबादी है वो कम हुई, सिवाय मुस्लिम देशों में। पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त। India is exploding. This is a population bomb. मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चली। बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है जिसे जनसंख्या जिहाद कि जितने भी इस्लामिक देश हैं उनमें से अधिकतर में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। 50 औरत रखी है और जो है 1050 बच्चा पैदा किया। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है जानवरी प्रवृत्ति। If Muslims become more than 30%, that country is in danger. तमाम हिंदुस्तान का हर हिंदू टेम्पल तोड़ना ये गज़वा हिंद का पहली निशानी। सैडनेस ये है कि हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम्स को कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला। स्वतंत्रता के बाद भारत ने केवल राजनीतिक संघर्ष ही नहीं देखा, बल्कि एक साइलेंट डेमोग्राफिक चेंज को भी अनुभव किया है। ये परिवर्तन धीरे धीरे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से शुरू हुआ और आज सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। जनसंख्या केवल आंकड़े नहीं होती, जनसंख्या सत्ता तय करती है, संस्कृति तय करती है, भाषा तय करती है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करती है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने अपनी जनसंख्या संरचना पर ध्यान नहीं दिया वे धीरे धीरे अपनी ही भूमि पर विलुप्त हो गई। भारत के उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र आज इसी चिंता के केंद्र में खड़े दिखाई देती है। सीमाओं की कमजोरी, राजनीतिक तुष्टीकरण, अवैध घुसपैठ और असंतुलित जनसंख्या वृद्धि ने इन क्षेत्रों की सामाजिक संरचना को बदल दिया है। यही कारण है कि भारत की डेमोग्राफी को लेकर हमें अखंड सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है। पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिम बंगाल लंबे समय तक जनसंख्या परिवर्तन के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश से लगती विशाल और संवेदनशील सीमा। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जिसमें नदियां, जंगल, खुले ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। दशकों से ये सीमा अवैध घुसपैठ का माध्यम बनी हुई है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। Border Security Force, that is the BSF, deported 19 illegal immigrants from the state. Boundary between India and Bangladesh. In spite of best effort by BSF, there are some people who are still coming into our country. 1951 में असम में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 24% थी। 2011 तक ये बढ़कर लगभग 34% तक पहुंच गई। धुबरी, बरपेटा, गोलपाड़ा और करीमगंज जैसे कई जिलों में मुस्लिम आबादी 60 से 70% तक पहुंच चुकी है। कई क्षेत्रों में स्थानीय असमिया और जनजातीय समुदाय स्वयं को अल्पसंख्यक महसूस करने लगे। असम के मुसलमान कभी किसी का कब्जा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बांग्लादेश मूल के जो लोग आए हैं इन्होंने कब्जा किया, भूमि की अधिग्रहण की। ग्रेटर मियां लैंड का इन लोगों ने बांग्लादेश के साथ मिलाकर शायद सपना सोच रखा है।
इस परिवर्तन की जड़ें विभाजन के समय तक जाती। 1947 के विभाजन के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवास हुआ। इसके बाद 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भी लाखों लोग भारत आए। उस समय मानवीय संकट के कारण सीमाएं खुली रही, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में लोग वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे ये अस्थायी प्रवास स्थायी बसावट में बदल गया। असम में 1970 और 1980 के दशक में विदेशी नागरिकों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। असम आंदोलन का मुख्य मुद्दा यही था कि अवैध घुसपैठ के कारण स्थानीय लोगों की पहचान और अधिकार खतरे में पड़ रहे थे। इस आंदोलन के बाद 1985 में असम समझौता हुआ, जिसमें 1971 के बाद आए लोगों की पहचान और निष्कासन की बात कही गई। लेकिन दशकों बाद भी ये मुद्दा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। हाल के वर्षों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कई बार जनसंख्या असंतुलन और बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है। हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहूंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रों की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पूरी तरह बदल सकती है। पश्चिम बंगाल की स्थिति भी अलग नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 27% थी। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और कुछ सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या अनुपात में भी बदलाव देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति के कारण अवैध घुसपैठ पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। कई गांवों और कस्बों की भाषा, व्यापारिक ढांचा और स्थानीय राजनीतिक तक बदल गई। जनसंख्या परिवर्तन केवल धार्मिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। इसके साथ भूमि विवाद, संसाधनों पर दबाव, पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक असुरक्षा जैसी समस्याएं भी उभरती हैं। यही कारण है कि उत्तर पूर्व और पश्चिम बंगाल आज राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक संतुलन दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुके हैं। 200 million Muslim population in the world. If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. स्वतंत्रता के समय 1951 की जनगणना में भारत की कुल आबादी लगभग 36 करोड़ थी। इसमें हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 84% और मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 10% थी। 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो गई। इस दौरान हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर लगभग 79.8% रह गई, जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 14.2% तक पहुंच गई। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। दशकों तक मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। 2001 से 2011 के बीच भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.7% थी, जबकि मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 24% से अधिक रही। हालांकि समय के साथ ये अंतर कुछ कम हुआ है, लेकिन वृद्धि दर में अंतर लंबे समय तक बना रहा। इसका एक प्रमुख कारण हाई फर्टिलिटी रेट रहा। विभिन्न राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में ये सामने आया कि मुस्लिम समुदाय की कुल फर्टिलिटी रेट हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है। मुस्लिम समुदाय की एवरेज एज भी अपेक्षाकृत कम रही है, जिसका अर्थ ये है कि युवा आबादी का प्रतिशत अधिक है। हालांकि ये समझना भी आवश्यक है कि भारत का मुस्लिम समाज एक समान नहीं है। दक्षिण भारत में कई राज्यों में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट काफी कम हो चुकी है। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े ये दिखाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर
अन्य बड़े समुदायों की तुलना से अधिक रही है। यही कारण है कि भविष्य के जनसंख्या अनुमानों में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत में और वृद्धि की संभावना व्यक्त की जाती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार 2050 तक भारत में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 18% तक पहुंच सकती है। जनसंख्या विस्फोट को सेलिब्रेट करने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे तब तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रश्न के ऊपर आम सहमति बनाना एक चुनौती बनी रहेगी। भारत में जनसंख्या परिवर्तन के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण प्राकृतिक वृद्धि है। जब किसी समुदाय की जन्म दर अधिक होती है और युवा आबादी बड़ी होती है तब उसकी जनसंख्या तेजी से आगे बढ़ती है। दशकों तक मुस्लिम समुदाय में औसत परिवार आकार अपेक्षाकृत बड़ा रहा। सामाजिक और आर्थिक कारणों के कारण मजहबी दृष्टिकोण भी इसमें भूमिका निभाते रहे। दूसरा बड़ा कारण है अवैध घुसपैठ। भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है। कई दशकों से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके यहाँ बस गए। विभिन्न सरकारों और एजेंसियों द्वारा अलग अलग समय पर करोड़ों की संख्या तक का अनुमान लगाया जाता है। 1971 के बाद ये प्रवास और अधिक बढ़ा। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और मजहबी कारणों से लोगों का भारत की ओर आना जारी रहा। इसी समस्या के समाधान के लिए असम में एनआरसी लागू किया गया। इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना था, लेकिन ये प्रक्रिया अत्यंत विवादास्पद बन गई। भारत में जनसंख्या परिवर्तन केवल प्राकृतिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। इसके साथ कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पैटर्न जुड़े हुए जिन्होंने इस परिवर्तन को और तेज किया। सबसे बड़ा कारण है अर्ली मैरिज और बड़े परिवारों की परंपरा। भारत के कई पिछड़े क्षेत्रों में आज भी कम उम्र में विवाह सामान्य माना जाता है। जब विवाह जल्दी होते हैं तब प्रजनन काल लंबा होता है और परिवार का आकार बढ़ जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में ये स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा और आर्थिक स्थिति जितनी कम होती है उतना ही अधिक फर्टिलिटी रेट देखने को मिलता है। दूसरा बड़ा पैटर्न है चेन माइग्रेशन। जब एक परिवार या समूह किसी क्षेत्र में बस जाता है तब धीरे धीरे रिश्तेदार और अन्य लोग भी उसी क्षेत्र में आने लगते हैं। इसमें कुछ इलाकों में तेजी से जनसंख्या समूह बनते हैं। असम, बंगाल और कई मेट्रो सिटीज में ऐसे क्लस्टर विकसित हुए हैं जहां कुछ दशकों में पूरी सामाजिक संरचना बदल गई। इसके साथ लैंड एनक्रोचमेंट के आरोप भी लंबे समय तक लगाए जाते रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि वन भूमि, सरकारी भूमि और नदी किनारे की जमीनों पर अवैध कब्जे बढ़े। 397 acres of land that is encroached by illegal migrants of the Muslim community in Nagaon district. स्थानीय समुदायों का आरोप है कि इससे उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा प्रभावित हुई। इसी संदर्भ में कुछ विवादित अवधारणाएं भी सामने आती हैं। गजवाए हिंद जैसे विचारों का उल्लेख अक्सर जिहादी समूहों द्वारा किया जाता है। कुछ हदीसों की व्याख्या के आधार पर भारत में इस्लामी प्रभुत्व की कल्पना प्रस्तुत की जाती है। इन्हीं कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती बनकर उभरा है। तमाम हिंदुस्तान का हर हिंदू टेम्पल तोड़ना ये गजवा हिंद का पहली निशानी है। ये इनकी हर मौलवी की बेसिक फिलॉसफी है। जिस तंजीम की बात करें जो इस्लाम और सियासत को मिलाता है उसकी बुनियादी फिलॉसफी है गजवा हिंद। सैडनेस ये है, ट्रेजेडी ये है कि हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम्स को कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां जनसंख्या परिवर्तन और प्रवास को लेकर बहस हो रही है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों में भी इसी तरह की चर्चाएं देखने को मिलती हैं। यूरोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम एशिया और अफ्रीका से बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रवासी
यूरोपीय देशों में पहुंचे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। प्यू रिसर्च के अनुसार 2050 तक यूरोप में मुस्लिम जनसंख्या कई देशों में दोगुनी हो सकती है। यूरोप के कई शहरों में समानांतर समाज बन रहे हैं। फ्रांस के कुछ उपनगरों, स्वीडन के प्रवासी इलाकों और ब्रिटेन के कुछ शहरों में सांस्कृतिक टकराव और कानून व्यवस्था की समस्याओं की रिपोर्ट भी सामने आती रहती है। Islam is Europe's second largest religion. Muslims are a minority group in most of European countries. They represent around 5% of the total population of Europe. One of the highest concentrations of Muslims anywhere in this overwhelmingly Catholic country. ब्रिटेन में रॉदरहैम जैसे ग्रूमिंग गैंग मामलों ने राष्ट्रीय बहस छेड़ी। फ्रांस में कट्टरपंथी हमलों और दंगों ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। इन घटनाओं के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी राजनीति को भी मजबूती मिली। So they said, now we're going to do it. We're going to do the third jihad by taking over Europe, but not by the sword. We're going to do it with birth rate and investment of petrodollars. And now the Qataris own Harrods, they own Barclays Bank, and they go on and on and on. So they have complete hold over the economy in England, as well as the birth rate, of course, outnumbered. So I sat with us and I showed them what was written, not from me, I'm not that smart, but the brain of the third jihad movement. अमेरिका में स्थिति अपेक्षाकृत अलग रही है क्योंकि वहां प्रवास व्यवस्था अधिक नियंत्रित है। फिर भी मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। विश्वविद्यालयों, शहरी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेबनान का उदाहरण भी अक्सर दिया जाता है। एक समय ईसाई बहुल रहे लेबनान में जनसंख्या संतुलन बदलने के बाद राजनीतिक शक्ति संतुलन भी बदल गया। वहां सांप्रदायिक राजनीति और गृह युद्ध ने देश को लंबे समय तक अस्थिर रखा। अफ्रीका के कई हिस्सों में भी कट्टरपंथी संगठनों और जनसंख्या संघर्षों ने बड़े संकट पैदा किए। नाइजीरिया में बोको हराम और साहेल क्षेत्र में इस्लामी चरमपंथ इसके उदाहरण है। And they said, what we're going to do, we're going to build a spine from the top to bottom of the island, and once that's strong, we're going to start building ribs, and then we choke the country. You know that these areas called no-go zone, so a person can beat up his wife or honor killing or whatever it is. Police cannot go there. It's covered by Sharia court. भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो जनसंख्या परिवर्तन के मुद्दे को संतुलित और तथ्य आधार दृष्टि से देखे। आंखें बंद करके सब कुछ सामान्य मान लेना समाधान नहीं है। सबसे पहला कदम है मजबूत सीमा सुरक्षा। जब तक अवैध घुसपैठ पूरी तरह नियंत्रित नहीं होगा, तब तक सीमावर्ती राज्यों की चिंता बनी रहेगी। आधुनिक तकनीक और बाड़बंदी आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है समान नागरिक कानून और समान जनसंख्या नीति पर राष्ट्रीय चर्चा। यदि सभी नागरिकों के लिए समान नियम हो तो सामाजिक असंतुलन की भावना कम हो सकती है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सबसे प्रभावी समाधान माने जाते हैं। जहां शिक्षा बढ़ती है, वहां सभी समुदायों में फर्टिलिटी रेट स्वाभाविक रूप से घटती है। इसीलिए जनसंख्या संतुलन का समाधान केवल कानून नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास भी है। कट्टरपंथ और अलगाववाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है। किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या अलगाववादी सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही भारत को अपनी सांस्कृतिक पहचान और सभ्यतागत चेतना को भी मजबूत करना होगा। इतिहास बताता है कि जब समाज अपनी पहचान भूल जाता है, तब बाहरी प्रभाव तेजी से बढ़ते हैं। हालांकि भारत निकट भविष्य में किसी इस्लामिक राष्ट्र में बदल जाएगा, ऐसा दावा तथ्यात्मक रूप से अतिरंजित हो सकता है, लेकिन दूर भविष्य में इसका एक बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हिंदू वैसे तो अभी भी विशाल बहुमत में हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जनसंख्या संतुलन बदलने में राजनीति, प्रशासन और सांस्कृतिक वातावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आवश्यकता भय की नहीं, बल्कि जागरूकता की है।
अखंड सावधान का अर्थ यही है कि राष्ट्र अपनी सीमाओं, अपनी संस्कृति, अपनी जनसंख्या और अपने भविष्य को लेकर जागरूक रहे।